लगातार रिजेक्ट होने के बाद जियांग ताइशांग की इज्जत मिट्टी में मिल गई। गुस्से में उसने अपनी जेब से एक ताबीज निकाला। जैसे ही उसने उसे दिखाया, सब लोगों के चेहरे का रंग बदल गया। प्रिंस तू चिल्लाया, बैड लक। जियांग ताइशांग ने बिना देर किए बैड लक रून एक्टिवेट कर दिया। एक काली रोशनी निकली जो सीधे ये मिंग की तरफ बढ़ी। रुई रोब ने तेज रोशनी छोड़ी, जैसे सूरज चमक रहा हो। लेकिन वो काली रोशनी शून्य को चीरते हुए डिफेंस को पार करके सीधा ये मिंग के दिमाग में घुस गई। बुरा हुआ। ये मिंग चिल्लाकर उसे रोकने की कोशिश करने लगा, पर उसने महसूस किया कि वो काली रोशनी गायब होकर उसके शरीर और आत्मा में घुल चुकी है। ये क्या था? वो हैरान रह गया। बेई मिंग बोला, मास्टर, ये एक बैड लक टैलिस्मान था। अब से आप बैड लक का शिकार हो सकते हैं। सच में ऐसी चीज भी होती है? ये मिंग हिल गया। जियांग ताइशांग ठहाका मारकर बोला, ये मिंग, तूने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं ग्रेट बैड लक चार्म का इस्तेमाल करूं। इससे ज्यादा गर्व की बात और क्या होगी तेरे लिए? ये ताबीज असल में लॉन्जेविटी गॉड के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला था, पर कभी सोचा भी नहीं था कि तेरे ऊपर चलेगा। ये मिंग हल्का मुस्कुराया और बोला, बैड लक? सच में? तुम सोचते हो मैं इससे डर जाऊंगा? मैडम जियांग ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा, ये मिंग, ये बैड लक टैलिस्मान विच सिविलाइजेशन से आया है। अभी तुम हंस रहे हो, लेकिन जल्दी ही तुम्हें पता चलेगा कि इसका असर मौत से भी ज्यादा दर्दनाक है। मैं आज तुम्हें नहीं मार रही, लेकिन तुम्हारी जिंदगी जीने से 1000 गुना बुरी बन जाएगी। अब सबका ध्यान चंगशेंग हॉल ऑफ इमोर्टैलिटी पर चला गया। वह दरवाजा बेहद बड़ा और मजबूत था। उसके चारों ओर तेज रोशनी और भारी आभा फैली हुई थी। ये मिंग जिनुओं के पास खड़ा था। जिनुओं ने पूछा, भाई ये, तुम्हें क्या लगता है, ये दरवाजा कैसे खुलेगा? ये मिंग ने दरवाजे को ध्यान से देखा और शांत स्वर में कहा, इस पर 9 परतों की प्रोहिबिशन है। सब आपस में जुड़ी हुई है। जबरदस्ती से इसे तोड़ना असंभव है। कोई और तरीका निकालना होगा। जिनुओं उत्सुकता से बोला, तो उपाय क्या है? ये मिंग ने उसे किनारे ले जाकर धीरे से कहा, इन प्रोहिबिशंस के भीतर एक छिपा हुआ ट्रांसपोर्टेशन सर्कल है। वही सबको बांधता है। अगर हम उसे डिस्टर्ब कर दें तो ये परतें आपस में टकराएंगी। तभी हमें मौका मिलेगा। जिनुओ चिंतित होकर बोला, लेकिन ऐसा हुआ तो फायदा सबको मिलेगा। ये मिंग ने मुस्कराकर कहा, जल्दी की कोई जरूरत नहीं। धीरे धीरे तैयारी करेंगे और सही समय का इंतजार करेंगे। बाकी राजकुमार अलग अलग उपाय आजमाते रहे। प्रिक्स बाईहू ने बल प्रयोग किया, लेकिन जैसे ही उसने एक परत को हिलाया, उसके कई अनुचर नष्ट हो गए। उसके बाद सबने जबरदस्ती का विचार छोड़ दिया। 1 घंटा बीता, फिर 2। राजकुमार बेचैन होने लगे। प्रिक्स ने पसीना पोंछते हुए कहा, सोचा भी नहीं था कि इतना कठिन होगा। प्रिंस छिंगलोंग ने कहा, अगर आसान होता तो ये भवन अब तक 100 बार खुल चुका होता। प्रिंस सुजाकू बोला, कहा जाता है जो इमोर्टल हॉल में प्रवेश करता है, उसे हेवनली फादर की विरासत मिलती है और वही इस भवन का स्वामी बनता है। पता नहीं सच है या अफवाह। प्रिक्स श्वानवू, जो अभी युवा था, मासूमियत से बोला, सच हो या झूठ, हमें अभी मिलकर कोई उपाय ढूंढना चाहिए। तभी प्रिंस गोल्ड चिल्लाया, ये मिंग, इधर आओ। ये मिंग ने मन ही मन बुरा भला कहा, लेकिन औपचारिक रूप से वह अब भी प्रिक्स गोल्ड का अंगरक्षक था। इसलिए उसने जाकर झुककर कहा, गुलाम राजकुमार को प्रणाम करता है। प्रिक्स गोल्ड हंसते हुए बोला, हमारे गोल्ड गार्ड में सचमुच प्रतिभा है। हर जगह लोग तुम्हारी ही चर्चा करते हैं। ये मिंग ने विनम्रता से जवाब दिया, ये सब राजकुमार की कृपा है। मैं तो साधारण हूँ। प्रिक्स गोल्ड ने सीधे मुद्दे पर आकर कहा,
तुम रून विद्या में निपुण हो। बताओ, इस प्रोहिबिशन को तोड़ने का कोई उपाय है? ये मिंग ने शांत स्वर में कहा। कोई आसान उपाय नहीं है, लेकिन एक तरीका है जो थोड़ा जोखिम भरा है। प्रिक्स गोल्ड की आंखों में चमक आ गई। जोखिम सही, लेकिन उपाय बताओ। ये मिंग बोला। ये भवन हेवनली फादर का है। इसकी प्रोहिबिशन इतनी जटिल है कि सीधे तोड़ी नहीं जा सकती। लेकिन अगर हम किसी एक परत को डिस्टर्ब करें, तो बाकी 8 परतें भी अपने आप प्रभावित होंगी। उस समय हमें प्रवेश का अवसर मिल जाएगा। इतना कहते ही भीड़ में खड़ा सुप्रीम वाइंड हंस पड़ा और बोला, ये तो पूरी बकवास है। ये मिंग ने उसकी तरफ घूरते हुए कहा, अगर तुम्हारे पास इससे बेहतर उपाय है, तो सामने आकर बताओ। सुप्रीम वाइंड कुछ नहीं बोला, बस उसने अपने बगल में खड़े नीले वस्त्र वाले एक विद्वान की ओर इशारा किया। उस आदमी के हाथ में कागज का पंखा था और चेहरे पर अहंकारी मुस्कान। वह आगे बढ़ा और बोला, रून विद्या पर अब बच्चे भी भाषण देंगे। हास्यास्पद है। ये मिंग ने व्यंग्य से कहा। तो तुम हंसते रहो जब तक कोई उपाय नहीं निकलता। विद्वान ने ठंडी हंसी के साथ कहा, 9 परतों की प्रोहिबिशन है, ये सही है। लेकिन किसी एक परत को डिस्टर्ब करना असंभव है। सुप्रीम वाइंड गर्व से बोला, ये है श्रीमान युआन, रून विद्या के आचार्य। पूरे किंग डायनेस्टी में इनसे बड़ा कोई नहीं। ये मिंग ने हल्की हंसी के साथ कहा, क्या सचमुच? तो क्या ये यिनयांग सेक्ट के ग्रैंड मास्टर यी जायंशन से भी बड़े हैं? यी जायंशन का नाम सुनते ही युआन का चेहरा बदल गया, लेकिन उसने ठंडे स्वर में कहा, हाँ, मैं उनसे श्रेष्ठ हूँ। ये मिंग ने व्यंग्य से कहा, वाह, शर्म नहीं आती। वो मेरे गुरु है। मैं तो उनका 10वां हिस्सा भी नहीं, लेकिन तुमसे चुनौती लेने के लिए तैयार हूँ। युआन ने पंखा घुमाते हुए ताना मारा, तुम मुझे चुनौती दोगे? अगर तुम्हारे गुरु सामने होते तो शायद मैं डर जाता, लेकिन तुम तो उनके सामने एक धूल का कण भी नहीं हो। ये मिंग हल्के से मुस्कुराया, तो साफ है, तुम डरे हुए हो। भीड़ में हलचल मच गई। सब युआन के चेहरे की ओर देखने लगे। युआन का चेहरा तमतमा गया। उसने दांत भींचकर कहा, ठीक है, बताओ, मुकाबला कैसे होगा? ये मिंग ने शांति से जवाब दिया, बहुत आसान है। मैं कहता हूं कि प्रोहिबिशन बाधित हो सकती है, और तुम कहते हो असंभव है। अगर मैंने साबित कर दिया तो तुम हारोगे। अगर मैं असफल हुआ तो मैं जीवन भर तुम्हारा दास बन जाऊंगा। भीड़ एक पल को शांत हो गई। इतनी बड़ी शर्त सुनकर सबके चेहरे पर आश्चर्य था। युआन ने बिना सोचे हामी भर दी। ठीक है, ये सौदा पक्का। राजकुमारों ने इसे आधिकारिक चुनौती मान लिया। ये मिंग ने आगे कहा, लेकिन इसके लिए एक बड़ा सर्कल बनाना पड़ेगा। इसमें बहुत रिसोर्सेज लगेंगे। अगर राजकुमार मदद करें तो ही ये संभव है। प्रिंस गोल्ड ने तुरंत कहा, रिसोर्सेज की चिंता मत करो। तुम्हें जो चाहिए, बताओ। ये मिंग ने गहरी सांस ली और जानबूझकर बहुत भारी मांग रखी। 900 किलो दाव जेड, 49 तियानो, 10 लाख पौंड अर्थ ब्रॉन्ज और 30,000 बारह स्तरीय रून्स चाहिए। ये सुनते ही पूरा हॉल गूंज उठा। सुप्रीम वाइंड गुस्से से चिल्लाया, ये नामुमकिन है। इतना सब इकट्ठा करने में तो खजाना खाली हो जाएगा। तुम मजाक कर रहे हो। ये मिंग ने बिना भाव बदले कहा, अगर ये चीजें जुट सकती है, तभी सर्कल बनेगा, वरना ये दरवाजा किसी के लिए नहीं खुलेगा। राजकुमार एक दूसरे की ओर देखने लगे। सबके मन में संशय था, लेकिन हेवनली फादर्स इनहेरिटेंस पाने की लालसा उनके शक से कहीं ज्यादा मजबूत थी। भीड़ में खड़े जिनुओं ने धीमे स्वर में कहा, भाई, क्या तुम सच में इतना बड़ा सर्कल बनाने वाले हो? ये मिंग ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। वक्त आने पर सब समझ जाओगे। उसकी आंखों में एक रहस्यमय चमक थी। असल में उसका असली इरादा सर्कल बनाना नहीं था।
उसका लक्ष्य तो कुछ और ही था। ये मिंग चंगशेंग हॉल के चारों ओर घूम घूम कर अपनी क्रैकिंग मेथड को स्टडी कर रहा था। असल में जो बड़ा अरे उसने बनाया था, वो बाहर से देखने वालों को बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा उसने कहा था। सब उसकी नॉलेज पर हैरान थे। लेकिन सच्चाई ये थी कि उसने किसी को नहीं बताया, उस बड़े अरे के अंदर एक हिडन टेलीपोर्टेशन सर्कल भी था। जैसे ही रिस्ट्रेंट डिस्टर्ब होगा और थोड़ा भी लूज पड़ेगा, वो तुरंत चंगशेंग हॉल के अंदर टेलीपोर्ट हो जाएगा। बाकी लोग, उनके लिए तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। बेशक, अगर ये चाल सामने आ गई तो सिक्स प्रिंसेस सब उससे नाराज हो जाएंगे। लेकिन हॉल ऑफ लॉन्जेविटी इतनी कीमती जगह थी कि वो ये मौका किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता था। चाहे ये गड्ढा हो, चाहे पिटफॉल, वो उसमें कूदने को तैयार था। पांचों राजवंशों के पास इमेंस फाइनेंशियल रिसोर्सेस थे। गोल्डन गार्डियन खुद ही एक अमीर और ताकतवर कंट्री थी। जिन्युओ भी शेन्हाई सी के रिसोर्सेस पर टिका हुआ था। इसलिए सेवन फैक्शंस ने तुरंत एक प्लान बनाया, सारे रिसोर्सेस को कन्वर्ट करके कॉइन्स में शेयर किया जाए। इस बीच कई लोग लगातार टियान्युन सिटी से रिसोर्सेस खरीदने जाते रहे। कुछ ही समय में रिसोर्सेस का पहला हिस्सा पहुंच भी गया। लेकिन तभी समस्या खड़ी हो गई, पैलेस ऑफ एटर्नल लाइफ अचानक गायब हो गया। असल में वो पैलेस 1 घंटे से ज्यादा टिकता ही नहीं था और फिर गायब हो जाता था। खुशकिस्मती से सबको पता था कि ये पैलेस फिर से जरूर प्रकट होगा। इसलिए उन्होंने रिसोर्सेज जुटाना जारी रखा, खासकर 12th लेवल रून कॉइन्स इकट्ठा करने में। अगले ही दिन तक ये मिंग को चाहिए था वो सब कुछ इकट्ठा हो गया और उसके सामने रख दिया गया। प्रिंस गोल्ड ने गहरी नजर डालते हुए कहा, ये मिंग, तुम्हें जो चाहिए था सब यहाँ है। अब सक्सेस या फेलियर तुम्हारे हाथ में है। ये मिंग ने विनम्रता से जवाब दिया, मैंने पहले ही कहा था, पूरी गारंटी नहीं दे सकता। सक्सेस या फेलियर दोनों ही लक पर डिपेंड करेंगे। प्रिंस गोल्ड ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम अपनी पूरी कोशिश करो। तभी वो मिडल एज्ड रून मास्टर हंसते हुए बोला, अगर तुम फेल हो गए तो जिंदगी भर मेरे स्लेव रहोगे। सोच लो। ये मिंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ही, चिंता मत करो, मैं अपना वादा निभाऊंगा। उम्मीद है तुम भी निभाओगे। वो आदमी बोला, नेचुरल। बाय द वे, मेरा नाम वायु जिलिन है। ये मिंग ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। उसका ध्यान कहीं और था। असल में वो कई दिनों से अपनी 7 यून कैलकुलेशन अरे को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा था। 7 यून अबैकस अरे पूरा हो चुका था और अब वो 8 यून अबैकस अरे में कभी भी कदम रख सकता था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि उसका शरीर और वुहुन, मार्शल सोल, इतनी बड़ी पावर झेल पाएंगे या नहीं। इसलिए अब तक वो आगे बढ़ने से डर रहा था। हालांकि हाल ही में उसने ड्रैगन बुद्धा कंज्यूम किया था। उसकी बॉडी और मार्शल स्पिरिट दोनों बहुत मजबूत हो चुके थे और ऊपर से उसकी रोब डिवाइन प्रोटेक्शन दे रही थी। अब कोई रोक नहीं बची थी। वो तुरंत ब्रेकथ्रू कर सकता था। जैसे ही उसका मन बदला, उसकी 7 एलिमेंट कैलकुलेशन टूट गई और अनगिनत रून्स में बदलकर दोबारा नए पैटर्न में जुड़ने लगी। अब वो धीरे धीरे 8 एलिमेंट अरे का रूप लेने लगी। बाहर से देखने वाले लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे ये मिंग शांत खड़ा आंखें बंद करके क्रैकिंग फॉर्मूला सोच रहा है। सब चुप हो गए और उसे डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इसी पल वो अंदर ही अंदर तई डिवाइन आर्ट को प्रमोट कर रहा था। तई डिवाइन आर्ट का क्लेम था कि 9 एलिमेंट कैलकुलेशन में पहुंचने पर वो नथिंगनेस को भी कॉम्प्रिहेंड कर सकता है। लेकिन 8 एलिमेंट अरे भी कम नहीं थी। उसके गुरु यीजायंशन ने भी डुअल मार्शल आर्ट्स के सहारे 8 एलिमेंट स्कोरिंग अरे को ब्रीच किया था। और अब ये मिंग सिर्फ मार्शल लॉर्ड के स्तर पर पहुंचकर ये करने जा रहा था। ये मिंग का क्वालिफिकेशन और लक दोनों ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे। जैसे ही 8 एलिमेंट अरे बनने लगी, एक मिस्टेरियस ऑरा उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में फैल गई। केओस अबैकस से जुड़े सारे आर्टिफैक्ट्स, रून बैन, इंस्क्रिप्शन बैन, कॉजल रिंग, मैथमेटिकल अरे, आई ऑफ होप और सेलेस्टियल हार्ट,
सब एक साथ वाइब्रेट करने लगे और 8 एलिमेंट अरे के साथ जुड़ने लगे। ये मिंग हैरान रह गया। क्या 8 एलिमेंट अरे इतना स्ट्रॉन्ग है कि केओस अबैकस को निगलना चाहता है? धीरे धीरे काउंटलेस फाइन रून्स कॉम्बाइन होकर एक इनकॉम्परेबली कॉम्प्लेक्स ऑक्टल अरे बनाने लगे। एक एक करके केओस अबैकस के हिस्से इसमें समा गए। सबसे पहले अर्थमेटिक मैट्रिक्स एब्जॉर्ब हुआ। वो टूटकर दोबारा रिकम्बाइन हुआ और अब ऑक्टल अर्थमेटिक मैट्रिक्स में इवॉल्व हो गया। फिर आगे ट्रांसफॉर्म होकर सुपरनैचुरल पावर में बदल गया। बी मिंग ने उत्साह से कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस मास्टर, अब आप सुपरनैचुरल पावर्स को एडवांस में डिडक्ट कर सकते हैं। ये मिंग को समझ आ गया। नॉर्मली सिर्फ मार्शल सेंट या उससे ऊपर के लोग मार्शल पावर्स रिफाइन करके सुपरनैचुरल पावर्स निकालते हैं, लेकिन उसके पास 8 एलिमेंट अरे होने के कारण वो मार्शल लॉर्ड स्टेज पर ही ये कर पा रहा था। ताई डिवाइन आर्ट और केओस अबैकस पहले बराबरी पर थे, लेकिन अब 8 एलिमेंट अरे ने बैलेंस तोड़ दिया और केओस अबैकस को कंप्लीटली सप्रेस करके उसका हिस्सा सुपरनैचुरल पावर्स में बदलने लगा। ये मिंग बेहद खुश हुआ। अब ताई डिवाइन आर्ट और भी मजबूत होगी। ये सुपरनैचुरल पावर मेरी कंप्यूटिंग एबिलिटी अनमैच्ड बना देगी। इस पावर को उसने नाम दिया सुपरनैचुरल रिलायंस, क्योंकि ये पावर सीधे विल ऑफ हेवन से जुड़ सकती थी और डिवाइन फोर्स को कैरी कर सकती थी। इसके बाद रून बैन, इंस्क्रिप्शन बैन, कॉजल रिंग और आई ऑफ होप भी उसमें समा गए और हर एक ट्रांसफॉर्म होकर नई पावर्स बन गए। रून पावर, इंस्क्रिप्शन पावर, कॉजल पावर और होप पावर। अब ये मिंग चाहे तो इंस्टेंटली अरेज बना सकता था, इंस्क्रिप्शंस ड्रॉ कर सकता था, कॉज इफेक्ट देख सकता था और डेस्टिनी को मैनिपुलेट भी कर सकता था। केओस अबैकस के सारे 6 चैप्टर्स अब ताई डिवाइन आर्ट के वैसल्स बन चुके थे। केओस अबैकस के जुड़ने से 8 एलिमेंट अरे की कंप्यूटिंग पावर कई गुना बढ़ गई और तुरंत ही स्मॉल कंप्लीशन स्टेज पर पहुंच गई। ये मिंग ने आंखें खोलीं, चेहरे पर संतोष था। प्रिंस गोल्ड तुरंत बोला, ये मिंग, तैयार हो, हॉल ऑफ लॉन्जेविटी दोबारा प्रकट होने वाला है। ये मिंग ने सिर हिलाया। प्रिंस, रेस्ट अश्योर्ड, मैं रेडी हूं। प्रिंस गोल्ड ने मुस्कुराते हुए कहा, गुड, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। अगर ये काम हो गया तो मैं तुम्हारे लिए एक फेवर जरूर करूंगा। और सचमुच हॉल ऑफ लॉन्जेविटी दूसरी जगह पर फिर से प्रकट हो गया। सब लोग तुरंत वहां पहुंच गए। प्रिंस गोल्ड के कुछ कहने से पहले ही ये मिंग ने अपने हाथ चलाने शुरू कर दिए और हॉल के चारों ओर अरे बनाना शुरू कर दिया। दाओ जेड, तियानो और रून कॉइन्स का जमकर उपयोग हुआ। अब 8 एलिमेंट अरे की मदद से ये मिंग को फॉर्मेशन की और भी गहरी समझ थी। जहां भी वो जाता, स्पिरिट ब्रॉन्ज पिघलकर लिक्विड बन जाता और जमीन पर उसकी उंगलियों से अद्भुत रून्स बनते जाते। उसकी स्पीड और एक्यूरेसी देखकर वायु जिलिन की आंखें फटी रह गईं। मैट्रिक्स फॉर्मेशन का मास्टर होते हुए भी उसने जिंदगी में कभी इतनी फ्लॉलेस टेक्निक नहीं देखी थी। ये कैसे संभव है? उसके दिल में पहली बार डर ने जगह बना ली। द प्रेशियस ताओ जेड असल में एक नेचुरल जेड थी। ये मिंग ने अपनी स्लीव्स हिलाई और इंस्क्रिप्शंस फ्लिक की, और वो जेड स्टोन्स तुरंत बदलकर इंस्क्रिप्शन जेड बन गए, जो बड़े अरे का हब बन गए। इसी तरह तियांझू को भी एक एक करके जमीन में गाड़ा गया, जिन पर बेहद एक्सक्विजिट रून्स इंस्क्राइब्ड थे। इस तरह ये मिंग ने चारों तरफ घूमकर एक सर्कल पूरा किया और बड़ी अरे सेट हो गई, एकदम नेचुरली और परफेक्टली। फिर सबकी अविश्वसनीय नजरों के सामने उसने 10,000 12 लेवल रून्स हवा में बिखेर दिए, और उसी पल वो खुद बिल्कुल रिलैक्स्ड था, मुस्कुरा रहा था। जैसे ही फू कियान जमीन पर गिरा, दाओ वायु और तियांझू अचानक से तेजी से चमकने लगे। एक पल में कम से कम 10,000 12 लेवल टैलिस्मान मनी इग्नाइट हो गए। एक 12 लेवल रून मनी अगर पूरी ताकत से फटे तो एक ऑर्डिनरी वॉरियर को घायल कर सकता है। तो सोचो, अगर 10,000 एक साथ फटे तो उसकी पावर कितनी होगी। उसी समय एक ओवरवेलमिंग फोर्स फील्ड बना, जो चुपचाप पैलेस ऑफ लॉन्जेविटी की रिस्ट्रेंट में घुस गया। लेकिन पैलेस ऑफ एटर्नल लाइफ की रिस्ट्रेंट बहुत ज्यादा पावरफुल थी।
इतनी एक्सक्विजिट अरे और इतना डरावना फोर्स फील्ड होने के बावजूद वो बस उसकी ऑपरेशन को थोड़ी सी शिफ्ट और डिसऑर्डर कर पाया। मगर इस डिस्टर्बेंस से एक छोटा सा गैप नजर आया। गैप बहुत थोड़े समय के लिए खुला, लेकिन ये मिंग के लिए इतना ही काफी था। उसने तुरंत ड्रैगन ट्राइब की मैजिकल पावर इस्तेमाल की, खुद को एक रे ऑफ लाइट में बदल लिया और उस गैप से फिसलकर चंगशेंग हॉल ऑफ लॉन्जेविटी के अंदर चला गया। उसी समय 10,000 रून्स की जबरदस्त पावर से दाव वायु और तियांझू ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और जोर से एक्सप्लोड हो गए। पीछे बस एक बर्बाद सा दृश्य बचा। वो कहा गया। प्रिंस गोल्ड चिल्लाया और सब लोग इधर-उधर देखने लगे। लेकिन ये मिंग कहा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस लड़के ने हमें धोखा दे दिया? किसी ने गुस्से से कहा। ये सुनते ही सबके चेहरे उतर गए। इतनी मेहनत और खून पसीना बहाकर उन्होंने ये बड़ा सेटअप बनाया था और आखिर में हाथ कुछ नहीं लगा। ये अपमान कैसे बर्दाश्त हो? प्रिंस हो दूसरों से थोड़ा काम था। उसने वायु जिलिन की तरफ देखा और पूछा, मिस्टर वायु, आपको कुछ समझ आया? वायु जिलिन तो ये मिंग की अरे बनाने की मेथड देखकर ही शॉक रह गया था। उसी शॉक में उसने ध्यान ही नहीं दिया कि ये मिंग अचानक कैसे गायब हो गया। लेकिन वो एक एक्सपर्ट था। थोड़ी देर सोचकर उसने एनालाइज किया, लगता है ये मिंग पहले ही पैलेस ऑफ एटर्नल लाइफ के अंदर जा चुका है। क्या? सारे प्रिंसेस गुस्से में फट पड़े। सबको लगा कि सचमुच उस लड़के ने उन्हें खेला है। डैम इट! प्रिंस बेन उसे मार डालेगा। क्राउन प्रिंस हुआंग दांत पीसते हुए बोला। ये मिंग, जो उसका गोल्डन गार्ड था, उसकी ऐसी हिम्मत कि वो उसके साथ खेल जाए, ये बर्दाश्त से बाहर था। प्रिंस किंगलोंग ने हल्के अंदाज में कहा, अगर वो टेम्पल ऑफ एटर्नल लाइफ के अंदर चला भी गया है, तो कौन जानता है कि वो जिंदा वापस आएगा या नहीं? और अगर बच भी गया, तो क्या इतनी आसानी से हमारे हाथ से निकल पाएगा? आखिर वो एक ग्रास रूट्स है। बाकी प्रिंसेस ने सिर हिलाकर सहमति जताई। आखिर वो टियान्युन कॉन्टिनेंट की सबसे पावरफुल ताकतें थीं। ये मिंग चाहे जितना बड़ा जीनियस हो, वो उनकी बराबरी नहीं कर सकता। और अगर उसने पैलेस ऑफ लॉन्जेविटी से कोई भी बेनिफिट लिया भी, तो आखिरकार उसे मान-मनाकर बाहर निकालना ही पड़ेगा। टियान्युन कॉन्टिनेंट में उसके लिए कोई जगह नहीं होगी और उसे भागकर छिपना पड़ेगा। दूसरी तरफ ये मिंग उस समय इन सब बातों के बारे में सोच भी नहीं रहा था। उसके दिल में हेवन की विल साफ बता रही थी कि हेवनली सन का पैलेस कोई मामूली चीज नहीं है। इसलिए वो किसी भी कीमत पर अंदर घुसना चाहता था। और आखिरकार वो सफल हो गया और आखिरी पल में हॉल ऑफ लॉन्जेविटी में प्रवेश कर गया। पैलेस ऑफ एटर्नल लाइफ का गेट अब भी बंद था, लेकिन अब उसके और गेट के बीच कोई रिस्ट्रेंट नहीं थी। तो उसने सोचा कि क्यों न दरवाजा धकेलकर खोलने की कोशिश करे। जैसे ही उसने अपना हाथ उस मंदिर के विशाल दरवाजे पर रखा, उसे तुरंत एक भयंकर हैवीनेस महसूस हुई। जैसे ये दरवाजा कोई दरवाजा नहीं बल्कि पहाड़ हो। उसकी ताकत पहले से ही 1 बिलियन किलोग्राम से ज्यादा थी, फिर भी उस समय उसे लगा कि उसके हाथ बिल्कुल पावरलेस है। उसने जोर लगाया, पूरा दम लगाया, लेकिन दरवाजा हिला तक नहीं। फिर से कोशिश करते हैं। उसने सीक्रेट ऑफ वायलेंस एक्टिवेट किया, जिससे उसकी ताकत और सर्ज हुई, और उसने जोर से धक्का मारा। धड़ाम! जमीन हिल गई। मंदिर का दरवाजा आखिरकार थोड़ा सा हिला, और एक संकरी सी दरार दिखाई दी। ये मिंग ने दोबारा धक्का देने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा फिर अटक गया। लेकिन गैप उसके लिए काफी था। वो तुरंत लाइट स्मोक में बदल गया और उस दरार से फिसलकर अंदर चला गया। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया, कसकर। हॉल के अंदर का नजारा किसी और दुनिया जैसा था। जैसे ही वो अंदर आया, उसे महसूस हुआ कि मानो वो किसी अलग टाइम और स्पेस में पहुंच गया हो। ऊपर आसमान में सूरज चमक रहा था, सफेद बादल खिल रहे थे। ये मिंग ने इधर-उधर देखा तो पाया कि यहाँ कोई भी इमारत नहीं थी। चारों तरफ बस नेचुरल लैंडस्केप ही था। उसने तुरंत ट्रेजर हंट रैट को बुलाया और कहा, जियाओबाओ, अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है।
ट्रेजर हंट रैट ने अपनी नाक फड़फड़ाई, लेकिन अचानक उसका सिर पीछे सिकुड़ गया और उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। वो तुरंत पीछे हट गया। ये मिंग ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ जियाओबाओ? कोई खतरा है क्या? तभी रोर, एक जबरदस्त दहाड़ सुनाई दी। एक काली छाया, रोशनी से भी तेज गति से, पहाड़ जैसी ताकत लेकर उसकी तरफ झपटी। अगर ये मिंग का शरीर स्ट्रांग न होता और रुई रोब उसे प्रोटेक्ट न कर रही होती, तो वो पल भर में कुचल जाता। उसे अपने चेहरे पर बदबूदार हवा का झोंका महसूस हुआ, जो यहां तक कि लार से गीली थी। ये मिंग घबरा गया। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसका शरीर और भारी महसूस होने लगा और सांस लेना मुश्किल। उसे पता चल गया कि सामने वाला प्राणी ताकत में उससे बहुत आगे है। इसलिए उसने रेजिस्ट करना छोड़ दिया, क्योंकि उसने गौर किया कि सामने वाला उसे और नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। जब उसने आंखें खोलीं, तो देखा कि उसके सामने एक काला कुत्ता खड़ा था, जो आकार में बछड़े से भी बड़ा था और ठंडी आंखों से उसे घूर रहा था। उस ब्लैक डॉग के चमकदार बाल थे, धारदार दांत थे, और पंजे इतने बड़े और मोटे थे कि वो कुत्ते के नहीं बल्कि शेर के लगते थे। ये देखकर ये मिंग ने राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए बोला, भाई, अपना ही हूं। ब्लैक डॉग ने तुरंत एक भयंकर हाउल किया। साफ था कि उसने ये मिंग को अपना नहीं माना। ये मिंग ने लाचार होकर कहा, मैं यहां हेवनली सन को ढूंढने आया हूं। ब्लैक डॉग अचानक रुक गया और डिवाइन थॉट के जरिए ये मिंग से पूछा, क्या तुम मेरे मास्टर को जानते हो? ये सुनकर ये मिंग का दिल जोर से धड़क उठा। गु टायंटिंग का एम्परर उसका मास्टर। वो तो लाखों साल से जिंदा एंटिक माना जाता था। उसका दिमाग सुन पर गया और उसने ब्लैक डॉग को ऐसे देखा मानो कोई मॉन्स्टर हो। ब्लैक डॉग ने दोबारा जोर से पूछा, बोलो। ये मिंग बोला, मैं टायंजी को नहीं जानता। मेरी जानकारी के हिसाब से टायंजी एक एंशिएंट व्यक्ति थे। एंशिएंट? क्या बकवास है। मैं तो बस सोया था, और मास्टर अचानक एंशिएंट कैसे हो गए? ब्लैक डॉग ने नाराज होकर कहा। सोया? ये मिंग ने पूछा, तुम कितने समय से सो रहे हो? ब्लैक डॉग ने सिर तिरछा किया और बोला, पता नहीं। शायद 3 दिन, शायद 3 साल। ये मिंग ने शक से कहा, क्या ये भी हो सकता है कि तुम 300,000 साल से या 500,000 साल से सो रहे हो? ब्लैक डॉग कांप गया और बुदबुदाया, मैंने लालच में मास्टर की एटर्नल गॉड ब्रू पी ली थी और फिर लॉन्गडी के बेड पर जाकर सो गया। कहीं ये नींद सचमुच लाखों साल की तो नहीं हो गई? इतना कहकर वो ये मिंग की छाती पर उछल पड़ा और चिल्लाया, मुझे बताओ, इन सालों में क्या हुआ? ये मिंग की चीख निकल गई। वो लगभग दम तोड़ने वाला था। उसने कराहते हुए कहा, पैर तो हटाओ, बताता हूं। फिर उसने जुयुआ कॉन्टिनेंट के कोलैप्स से शुरू किया, फिर टियान्युन कॉन्टिनेंट का युग, और फिर एंशिएंट हेवन का जिक्र किया। आखिर में उसने बताया कि आजकल एरा गॉड, 5 एलिमेंट्स एरा और 5 डायनेस्टीज के 4 गॉड्स का समय है। ब्लैक डॉग सुनता रहा और अचानक जोर जोर से रोने लगा। ये मिंग हैरान रह गया। उसने कभी कुत्ते को रोते नहीं देखा था, और इतना जोर से तो बिल्कुल नहीं। सबसे अजीब ये था कि रोते वक्त भी वो उसकी छाती पर पैर रखे रहा, जिससे ये मिंग को लगा कि अब तो दम घुटकर मर जाएगा। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि उसका मोटा पंजा पकड़कर उसे शांत करने की कोशिश की और बोला, शायद तुम्हारी नींद इतनी बुरी भी नहीं थी, वरना तुम भी टायंजी की तरह राख हो जाते। ब्लैक डॉग ने दुखी होकर जमीन पर धप्प से गिरते हुए कहा, मास्टर, मैंने तुम्हारे साथ उत्तर दक्षिण की लड़ाइयों में साथ नहीं दिया, तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया, मैं पस्त हो गया हूं। ये कहकर उसने इतनी जोर से जमीन पीटी कि ये मिंग की आंखें फटी रह गईं। अगर रुई रोब ने उसे बचाया न होता, तो वो एक झटके में मारा जाता। उसके बाहर की रून्स बार बार टूटकर दोबारा बन रही थीं, बड़ी मुश्किल से ब्लैक डॉग की ताकत झेल रही थीं। फिर ब्लैक डॉग ने आंसुओं से भरी आंखों से पूछा, क्या मेरा मास्टर सचमुच चला गया? ये मिंग ने सावधानी से पूछा,
हेवनली सन क्या गॉड लेवल पावर हाउस बन चुके थे। ब्लैक डॉग ने सिर हिलाया। मास्टर बस लॉन्जेविटी का 8th स्टेट तक पहुंचे थे, लेकिन उनकी क्वालिफिकेशंस इतनी शॉकिंग थीं कि अगर उन्हें समय मिलता तो वो जरूर गॉड बनते। अफसोस, वो आखिर तक सर्वाइव नहीं कर पाए और वो फिर से रो पड़ा। ये मिंग ने सांत्वना दी, मरे हुए वापस नहीं आते, लेकिन शुक्र है तुम अब भी जिंदा हो। ब्लैक डॉग गरजा, जिंदा हूं तो क्या, मास्टर मर चुके हैं, अब मुझे भी जीना नहीं है। ये कहकर वो उछला और पास के एक पहाड़ से टकरा गया। धमाकेदार आवाज हुई, पहाड़ टूटकर गिर गया, लेकिन ब्लैक डॉग को जरा भी चोट नहीं आई। ये मिंग ने आंखें घुमाकर कहा, तुम्हारी कल्टीवेशन इतनी हाई है कि सुइसाइड बेकार है। अगर सचमुच मरना चाहते हो तो मेरे पास जहर है, आजमाना चाहोगे? ब्लैक डॉग ने गुस्से से घूरा और बोला, तू कमीना, लॉन्जेविटी पैलेस में क्यों आया है? क्या मेरे मास्टर की चीजें चुराने आया है? अभी मार डालूंगा। ये मिंग ने तुरंत पूछा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे मास्टर की मौत कैसे हुई थी? ब्लैक डॉग अचानक रुक गया और बोला, कौन जानता है कि मास्टर को किसने मारा? ये मिंग बोला, मुझे भी नहीं पता, लेकिन गू टायंटिंग का कोलैप्स उसी के तुरंत बाद हुआ। टायंजी लॉन्जेविटी रियल्म का पावर हाउस था, वो लाखों साल तक जी सकता था। उसकी मौत के पीछे जरूर कोई राज है। क्या तुम सच में सच जानना और अपने एम्परर का बदला नहीं लेना चाहते? ब्लैक डॉग की आंखों में आग भर गई। हाँ, मैं जरूर बदला लूंगा। मुझे असली हत्यारे का पता लगाना है। ये मिंग ने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। आखिर तुम इंसान नहीं हो और दुनिया में घूमना तुम्हारे लिए आसान नहीं है। ब्लैक डॉग ने गहरी नजर से ये मिंग को देखा और बोला, ठीक है, फिलहाल मैं तुझे नहीं काटता। अपना नाम बता। ये मिंग बोला, मेरा नाम ये मिंग है। मैं टियान्युन कॉन्टिनेंट का मार्शल आर्टिस्ट हूं। ब्लैक डॉग ने सिर हिलाया, तेरी क्वालिफिकेशंस अच्छी है, लेकिन अब भी मेरे मास्टर जितनी नहीं। फिर अचानक उसने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और ये मिंग के चारों ओर घूमने लगा। ये मिंग को चक्कर आने लगे और उसने झुंझलाकर कहा, अब फिर काटने का इरादा है क्या? ब्लैक डॉग ने हैरानी से कहा, तुम्हारी क्वालिफिकेशन इतनी हाई कैसे हो सकती है? ये तो मेरे मास्टर से भी कम नहीं। मेरे मास्टर तो टॉप क्लास धर्मा बॉडी थे। तुम धर्मा नहीं हो, लेकिन तुम्हारी पोटेंशियल इतनी हाई है कि तुम फ्यूचर में धर्मा तक पहुंच सकते हो। ये मिंग ने विनम्रता से कहा, धन्यवाद। ब्लैक डॉग ने गंभीरता से कहा, तुम्हारी क्वालिफिकेशंस इतनी रेयर है कि थोड़ी कल्टीवेशन में तुम बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हो। शायद तुम मास्टर की अधूरी विल पूरी कर सको। ये मिंग ने पूछा, तुम्हारे मास्टर की लेगेसी क्या थी? ब्लैक डॉग बोला, लॉर्ड गॉड बनना, ह्यूमन रेस को यूनाइट करना और मार्शल आर्ट्स सिविलाइजेशन को सुपर सिविलाइजेशन बनाना। ये रास्ता बहुत मुश्किल है। एम्परर ने भी नहीं किया, मास्टर ने भी नहीं किया, लेकिन शायद तुम कर सको। सफलता की संभावना कम है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करना चाहता हूं। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। वो किसी कुत्ते जैसा नहीं बल्कि सदियों पुराने किसी बूढ़े जैसा लग रहा था। मतलब तुम मुझे कल्टीवेट करना चाहते हो? ये मिंग ने पूछा। ब्लैक डॉग ने सिर हिलाया, हाँ, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे मास्टर जैसे शक्तिशाली बनो और फिर से हेवंस खोलो, लॉर्ड गॉड बनो। ये मिंग ने करवा सा हंसते हुए कहा, क्या इतना आसान है हेवनली कोर्ट बनाना? पुराने जमाने में भी इमोर्टल और बुद्धिस्ट सिविलाइजेशंस ने कोशिश की, लेकिन फेल हो गए। ब्लैक डॉग ने शांत स्वर में कहा, मास्टर ने कहा था कि मार्शल आर्ट्स सिविलाइजेशन इंसानों के लिए सबसे सूटेबल है। बस इसका स्तर अभी बहुत लो है। समय मिलने पर मार्शल आर्ट्स सिविलाइजेशन बाकी सबको पार कर लेगी। कारण सिंपल है, मार्शल आर्ट्स का लक्ष्य लड़ाई है और ह्यूमन रेस की राइज भी लड़ाई से ही होगी। ये मिंग ने सोचा कि ये ब्लैक डॉग चंगशेंग टेम्पल को काफी अच्छे से जानता है, तो चाहे उसका इरादा कुछ भी हो, अभी मान लेना ही ठीक है। उसने कहा, ठीक है,
अगर तुम मुझे ट्रेन करना चाहते हो तो बताओ, और क्या शर्त है? ब्लैक डॉग बोला, जब तक तुम ताओ हासिल कर वॉकिरी नहीं बन जाते, मैं तुमसे ज्यादा उम्मीद नहीं करूंगा। आखिर तुम अभी वॉकिरी नहीं हो, और बिना वॉकिरी कोई बड़ी चीज नहीं कर सकता। ये मिंग ने मन ही मन सोचा कि वॉरियर से उसे अब डर नहीं लगता, पर चुप रहा। ब्लैक डॉग ने गंभीर स्वर में कहा, आज से तुम मेरे नए मास्टर हो, ब्लैक बुल के। इतना कहकर वो सचमुच अपने आगे के पैरों पर झुक गया और ये मिंग को सलाम किया।